डियर स्टूडेंट्स, मैं राजवीर यादव, व्याख्याता इतिहास, आज आपके सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अध्याय नंबर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ लेकर के आया हूँ। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो अध्याय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो पाठ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पाठ में हम मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश, हर्ष, चोल और विजयनगर साम्राज्य के अध्ययन करेंगे। तो आज हम सर्वप्रथम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 322 ईसा पूर्व में की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, इनका प्रारंभिक जीवन कहाँ व्यतीत हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनका वंश कौन सा था, इसके बारे में अभी इतिहासकारों के पास में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रारंभिक जीवन था वो अभाव में व्यतीत हुआ होगा। 322 ईसा पूर्व में जो मगध के शासक थे घनानंद, उनको परास्त करके अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासन हासिल किया। उसके बाद में उन्होंने संपूर्ण भारत को विजित कर लिया और भारत में एक केंद्रीयकृत सुशासन की स्थापना की। मौर्य साम्राज्य भारतवर्ष का पहला साम्राज्य था जिसने इतने विस्तृत और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में शैल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध किया, और उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने शैल्यूकस निकेटर को परास्त कर दिया। उस युद्ध के पश्चात में शैल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में एक संधि हुई। उस संधि में निम्न शर्तें थी कि जो शैल्यूकस निकेटर था उसने उत्तर पश्चिम के 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, जिसमें एरिया, अराकोसिया, पेरिपेमिसडाई, और जैड्रोसिया। ये 4 प्रांत थे। एरिया को आधुनिक हेरात के नाम से जानते हैं, अराकोसिया को कांधार के नाम से जानते हैं, पेरिपेमिसडाई को काबुल के नाम से, और जैड्रोसिया को बलूचिस्तान के नाम से जानते हैं। दूसरी जो शर्त थी वो ये थी कि शैल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तीसरा था कि जो शैल्यूकस था उसने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। और चौथा था कि चंद्रगुप्त ने 500 हाथी शैल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए। इस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसने अपने साम्राज्य को बहुत ही विस्तार दिया। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैल गया। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन मुनि भद्रबाहु थे उनके साथ में दक्षिण भारत चले गए और जैन धर्म अपना लिया, और वहीं पर उन्होंने संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जो
यूनानी साहित्यकार हैं, उन्होंने अलग अलग बातें कही है। प्लूटार्क जो एक यूनानी साहित्यकार थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर के संपूर्ण भारत को विजित कर लिया। दूसरी तरफ जो जस्टिन थे, उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी उसके बारे में कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी वो एक डाकुओं का समूह था। जो यूनानी साहित्यकार थे वो चंद्रगुप्त को शैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से संबोधित करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक बहुत ही सुव्यवस्थित और विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की गई। अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, उनके बारे में बात करते हैं। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद में मगध के शासक बने। बिंदुसार को जो यूनानी साहित्यकार हैं उसको अमित्रघात के नाम से जानते हैं। अमित्रघात या अमित्रचेटस, जिसका तात्पर्य होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि बिंदुसार ने अपने पिता के द्वारा छोड़े गए साम्राज्य को बिल्कुल अक्षुण्ण बनाए रखा। उस साम्राज्य में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई आघात नहीं होने दिया। बिंदुसार के वैदेशिक जो संबंध थे वो बहुत अच्छे थे। बिंदुसार के शासनकाल में ही जो यूनानी शासक एंटीयोकस थे, उनका एक राजदूत डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। एंटीयोकस से ही बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी थी, जिनमें सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। एंटीयोकस ने प्रथम 2 वस्तुएं सूखे अंजीर और मदिरा उनको भेंट कर दिए थे, लेकिन दार्शनिक उन्होंने देने से मना कर दिया था क्योंकि उनके देश के कानून इसकी अनुमति नहीं देते थे। जो मिस्र के शासक थे टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, उनसे भी इनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे और उनका एक राजदूत जिसका नाम डायनोसिस था, वो बिंदुसार के दरबार में आए। बिंदुसार के समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है कि बिंदुसार के समय में तक्षशिला के अंदर 2 बार विद्रोह हुए। तो उन्होंने प्रथम बार अपने पुत्र सुसीम को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन वह इस काम में सफल नहीं हुआ। और दूसरी बार उन्होंने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और अशोक ने इस विद्रोह को बहुत ही सफलता के साथ दबा दिया। और इसी के बाद में अशोक की जो लोकप्रियता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो बिंदुसार है उसने अपने पिता का जो साम्राज्य था उसको बिल्कुल यथा स्थिति में बनाए रखा और अंत में 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में उसका जो पुत्र था अशोक, वह शासक बना। अशोक 273 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। लेकिन अशोक का जो विधिवत राज्यारोहण था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। ये 4 वर्ष का जो अंतराल है ये निश्चित रूप से उनका जो उत्तराधिकारी संघर्ष था उसमें व्यतीत हुआ होगा, क्योंकि विभिन्न जो बौद्ध साहित्य हैं उनसे ये पता लगता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके इस सिंहासन को प्राप्त किया था।
अब ये कहाँ तक सत्य है या असत्य है, ये एक शोध का विषय है, लेकिन इतना निश्चित है कि ये जो 4 वर्ष थे ये निश्चित रूप से सत्ता संघर्ष में व्यतीत हुए होंगे। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। और मास्की और गुर्जरा अभिलेख, ये 2 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी जो अभिलेख थे इनमें अशोक का जो नाम है वो देवनाम, पियदस्सी या पियदस्सी मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अशोक की विभिन्न उपाधियां थी। प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें अशोक का नाम चंडाशोक मिलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 269 ईस्वी में अशोक था वो विधिवत रूप से मगध का शासक बन गया। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में यानी अपने सिंहासन के 8 वर्ष बाद में कलिंग नामक स्थान पर आक्रमण किया और कलिंग को उन्होंने विजित कर लिया। कलिंग था वो अशोक के जीवन की, कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसी युद्ध के बाद में अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया, क्योंकि इस युद्ध में लगभग 1 लाख व्यक्ति मारे गए और करीब 1.5 लाख व्यक्ति घायल हो गए। कलिंग का जो उस समय का जो शासक था वो इस युद्ध में परास्त हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कलिंग से प्राप्त होता है उससे ये पता लगता है कि उस समय कलिंग का जो शासक था वो नंदराज था। अब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि कलिंग में हाथी बहुत अधिक पाए जाते थे और अशोक थे वो हाथियों को प्राप्त करके अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत बनाना चाहता था। दूसरा ये बताते हैं कि अशोक अपने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। कलिंग की जो सीमाएँ थी वो समुद्र से लगती थी, तो अशोक था वो कलिंग को इसलिए हथियाना चाहता था। और कुछ कारण ये भी बताते हैं कि जो दक्षिण का मार्ग था वो कलिंग से होकर के जाता था, इसलिए अशोक था वो कलिंग को अपने पास में रखना चाहता था। इस तरीके से हम देखते हैं कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को अपने अधीन कर लिया और कलिंग के बाद में अशोक ने जो युद्ध की नीति थी, जो भैरी घोष था, उसको छोड़ दिया और धम्म घोष को अपना लिया। इस बात का पता हमें 13वें शिलालेख से मिलता है। बहुत से बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिलता है, तो इस बात से हमें ये जानकारी मिलती है कि 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में जो अशोक था उन्होंने पूरी तरीके से युद्ध नीति का परित्याग कर दिया और धम्म नीति को अपनाया। उन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, विभिन्न नगर जैसे कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की, नेपाल में ललितपट्टनम शहर की स्थापना की, विभिन्न बाग लगवाए, औषधालय खुलवाए, पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की, नहरें निकलवाई, कृषि का विकास करवाया और पूरी तरीके से उन्होंने एक लोक कल्याणकारी साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो अशोक थे वो भारत के सर्वकालीन जो महान शासक थे उनमें सम्मिलित हो गए। अशोक के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि अशोक के बाद में कौन शासक बना। फिर भी विभिन्न जो
ग्रंथ है उनके माध्यम से कुछ उत्तराधिकारियों की जानकारी मिलती है, जैसे जालोक, दशरथ, संप्रति, शालीसुख, आदि। ये जो उत्तराधिकारी थे ये कमज़ोर उत्तराधिकारी थे और ये विशाल जो मौर्य साम्राज्य था उसको ये व्यवस्थित नहीं रख पाए, उस विशाल साम्राज्य को ये संभाल नहीं पाए और अंत में 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने जो अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ, उनको परास्त करके मौर्य साम्राज्य का अंत कर दिया और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक विशाल साम्राज्य जिसने भारतवर्ष में एक सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था की नींव रखी थी, उन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पुरोया और एक नई शासन व्यवस्था की नींव रखी। आगे हम जो अगला वीडियो आएगा उसमें अशोक का धम्म और जो मौर्य साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।